6 मिनट लगे। ऊपर की टीवी भी चालू कर देना। हाँ भाई, सभी को नमस्कार। काव्या कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हंसराज चक्रधारी आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, जोड़िए सभी को। आइए मित्रों, सभी को नमस्कार। कमेंट दिखाना। हाँ भाई, आ जाइए सभी। बुलाइए सभी लोगों को, बुलाइएगा सभी लोगों को। बुलाओ मित्रों सभी को। आइए मित्रों, आइए। हाँ सपना जी, नमस्ते। आ जाइए मित्रों, आ जाइए, शीघ्र में आ जाइए। आइए मित्रों। हाँ अभिलाषा जी, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बुलाइए मित्रों। जोड़िए सभी को। चलिए मित्रों, करते हैं अपना कार्य प्रारंभ। आ जाइए मित्रों। आइए मित्रों, जानते हैं आज पढ़ने वाले हैं हम यत्न। देखिएगा मित्रों, चलिए। विगत क्लास में हमने पढ़ा था वर्णों की वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला आंतरिक प्रयास यत्न कहलाता है। यत्न द्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतरस, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर यत्नों में हमने जाना था कि वर्णों की उत्पत्ति से पहले किया जाने वाला जो आंतरिक प्रयास है वो क्या कहलाया था? आभ्यंतर। आभ्यंतर यत्न कितने हुए थे गुरुजी? 5 हुए थे। कितने हुए थे? 5। लेकिन बंधुओं, वो जो 5 हुए थे वो किसके अनुसार थे? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। किसके अनुसार थे? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। आइए मित्रों, जानते हैं क्या हमने जाना था। देखिएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यदि आपको पेड कोर्स चाहिए, यदि कोर्स खरीदना है तो प्ले स्टोर से आपको वर्तिका ऐप डाउनलोड करना होगा। इसी ऐप पर हमारा जो पेड कोर्स है वो आप लोगों को मिलेगा। देखिएगा मित्रों, अ, जिन लोगों ने भी जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो निश्चित है लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एमपी टेट वर्ग 2, 1,
को पढ़ाया तो जाएगा, ये विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपको ज्ञान तो दिया ही जा रहा है। साथ में जो भी अपडेट नई नई बातें, जो भी एमपी टेट वर्ग 1-2 के लिए जो भी बातें होगी वो प्रत्येक सटीक और सही जानकारी आप लोगों को यहाँ मिलने वाली है। हाँ, विक्रम सिंह जी गुड इवनिंग, श्वेता जी गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए देखिएगा मित्रों, पाठ्यक्रम जैसे कि मैं आपको रोजाना बता रहा हूं, जो हमारे पेड कोर्स हैं उनके बारे में भी। ये पात्रता वाली परीक्षा जो कोर्स है, नाम मात्र की शुल्क है 1299 रुपये। ये मैं बता देता हूं बंधुओं, सोमवार के दिन आपको यहाँ चेंज मिल जाएगा, मतलब सोमवार के दिन ये जो कोर्स है इसकी कीमत बढ़ जाएगी, ये बता देता हूं। यानी सोमवार तक यही कीमत रहेगी, सोमवार के दिन से ये जो कीमत है बढ़ेगी 100%। जिनको भी खरीदना है इस कीमत में, नाम मात्र के पैसों में, वो अभी खरीद सकते हैं बंधुओं। पूजा जी पंत आपका स्वागत है, नमस्ते पूजा जी। देखिएगा जो चयन परीक्षा वाला है ये भी नाम मात्र की शुल्क में है 1999, और जो वर्ग 1 का है मुख्य परीक्षा के लिए वो है 2499 रुपये का। जो भी खरीदना चाहता है बंधुओं, देखिएगा हम पढ़ रहे थे यत्न, और यत्नों में मैंने आपको बताया था। आइए मित्रों जानते हैं इनको। दीपक जी नमस्ते, नमस्ते दीपक जी, स्वागत है आपका। देखिएगा हाँ मित्रों, देखिए सभी विगत क्लास में हमने पढ़े थे कि आभ्यंतर यत्न 5 हुए थे। पहला कौन सा हुआ था गुरुजी? पहला हुआ था कौन सा, बताओ कौन सा हुआ था पहला? स्पृष्ट। पहला कौन सा था गुरुजी? स्पृष्ट था। बोलो गुरुजी हाँ, पहला कौन सा था? स्पृष्ट। दूसरा कौन सा था गुरुजी? दूसरा था ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट। और तीसरा कौन सा था गुरुजी? तीसरा था गुरुजी ईसद, ईसद विपरीत। चौथा कौन सा था गुरुजी? चौथा था गुरुजी विपरीत। पांचवा कौन सा था गुरुजी? पांचवा था गुरुजी संवृत। ये 5 यत्न हुए थे, बोलो गुरुजी हाँ। देखिएगा मित्रों, इस पृष्ठ में हमने रखा था कि कैसे मैं तक, कैसे लिखता हूं मैं, कैसे, कैसे मैं तक के वर्णों का अभ्यंतर यत्न क्या था बंधुओं? स्पृष्ट था। फिर य, व, र और ल, इन चारों वर्णों का, इन चारों वर्णों का गुरुजी कि य, व, र और ल, ये चारों वर्ण क्या थे गुरुजी? ये चारों वर्ण थे ईसत स्पृष्ट, और उसमें व्यंजन थे श, श, श और ह। इन चारों वर्णों को हमने क्या कहा था गुरुजी? इन चारों को कहा था हमने ईसद विपरीत। और सभी स्वर, स्वरों का क्या था? विपरीत। लेकिन रस्व अ के लिए मैंने आपको बताया था, रस्व अ के भेद के आधार पर देखिएगा संवृत, संवृत। और संवृत में मैंने आपको बताया था बंधुओं कौन सा? रस्व अ, रस्व अ। और रस्व अ में मैंने आपको परिचर्चा की थी कि जो लौकिक दशा है, लौकिक दशा में रस्व अ का अभ्यंतर यत्न क्या होगा? संवृत होगा। लेकिन प्रक्रिया दिशा में, कौन सी दशा में? प्रक्रिया में क्या होगा? विवृत्ति होगा। ये बात मैंने वहां पर आपको बताई थी, बोलो गुरुजी हाँ। अब यहां बात आती है, सुनिएगा बंधुओं, जो ईसद विवृत है, कौन सा गुरुजी? ईसद विवृत। ईसद विवृत को विवृत में समाहित किया। क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ईसद विवृत को विवृत में समाहित करके भट्टोजी दीक्षित ने, किन्होंने गुरुजी? भट्टोजी दीक्षित ने, भट्टोजी दीक्षित ने, किन्होंने गुरुजी? भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया? ईसद विवृत को विवृत में समाहित कर दिया बंधुओं। और फिर आभ्यंतर यत्न, क्या गुरुजी? आभ्यंतर यत्न, यत्न, आभ्यंतर यत्न 4 बताए। कितने बताए? 4 बताए। किन्होंने बताए गुरुजी? भट्टोजी दीक्षित ने 4 बताए। किन्होंने बताए गुरुजी? भट्टोजी दीक्षित ने। देखिएगा मित्रों, बताए। सुन लीजिएगा। अब आपसे पूछे कि बताओ
सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कौन सा आभ्यंतर यत्न नहीं होता? तो याद रखो मित्रों, कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? ईसद विपरीत नहीं होगा, क्योंकि इसको किसमें मिला दिया उन्होंने? विवृत में मिला दिया। किसमें मिला दिया? विवृत में। इसलिए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यानी भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर यत्न कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4। बोलिए, ये बात समझ में आ गई क्या मित्रों? हाँ अरविंद जी, नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो बताइए, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने आभ्यंतर यत्न होते हैं? 4। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5। कितने होते हैं? 5। आइए मित्रों, जानते हैं हम अब आगे की क्लास में बाह्य यत्न। टॉपिक डालिएगा बाह्य यत्न। बाह्य यत्न। बाह्य यत्न देखिएगा, क्या पढ़ेंगे गुरुजी? हम बाह्य यत्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गुरुजी? बाह्य यत्न। देखिएगा मित्रों, यानी हमने विगत क्लास में आभ्यंतर पढ़ लिए थे, अब आज से क्या पढ़ रहे हैं हम? बाह्य यत्न। सुनो, वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण से पहले तो कौन सा था? आभ्यंतर, और वर्णों के बाद वाला कौन सा होगा? बाह्य। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों की ये बात? राजू जी स्वागत है आपका, नमस्ते। बबली जी नमस्ते। आइए मित्रों, जानते हैं। देखो, परिभाषा। क्या परिभाषा? जैसा कि मैंने बोला, वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला, देखो, वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। क्या लिखा गुरुजी? एक बार पढ़िए आप भी। वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। मतलब आभ्यंतर तो हुआ था मित्रों, देखिए साथियों, आभ्यंतर तो कौन सा हुआ था? वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, और ये वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास क्या कहलाएगा? बाह्य यत्न। और मित्रों, बाह्य यत्न कौन गुरुजी? बाह्य यत्न देखिएगा मित्रों, देखिएगा, बाह्य यत्न कौन गुरुजी? बाह्य यत्न 11 होते हैं। 11 होते हैं। कितने होते हैं बाह्य यत्न? 11। बाह्य यत्न कितने होते हैं? 11। तख्त सिंह जी नमो नमः, स्वागत है आपका। देखिएगा बंधु, बाह्य यत्न कितने होते हैं? 11। एकादश बाह्य यत्न होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं मित्रों। कितने होते हैं? 11। आइए उन 11 को हम जानते हैं, कौन कौन से वो 11 हैं, उनके नाम एक बार आप देख लीजिएगा, वो 11 कौन कौन से हैं। देखिए मित्रों, आपको 2 शब्द याद रखने हैं। एक तो शब्द आपको याद रखना है अश्वी। कौन सा शब्द गुरुजी? अश्वी। और एक शब्द आपको याद रखना है गुरुजी, कौन सा? घोषणा। ये 2 शब्द आपको याद करने हैं। कौन कौन से शब्द गुरुजी? एक तो आपको करना है अश्वी, और दूसरा जो शब्द है मित्रों वो है घोषणा। इन दोनों शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। कौन कौन से? पहला है गुरुजी अश्वी, और दूसरा है मित्रों घोषणा। आइए साथियों, जानते हैं अश्वी का मतलब क्या है और घोषणा का मतलब क्या है। अश्वी से यानी ऐसे निकालेंगे तो बनेगा गुरुजी अघोष।
क्या बनेगा? अघोष। वी से बनेगा मित्रों विवार। क्या बनेगा मित्रों? विवार। और स से बनेगा गुरुजी श्वास। क्या बनेगा गुरुजी? श्वास। 3 तो ये हो गए, बोलो गुरुजी हाँ। और फिर देखो गुरुजी, घोष से बनेगा घोष। क्या बनेगा गुरुजी? घोष। फिर सम से बनेगा गुरुजी संवार। और फिर देखो मित्रों, ना से बनेगा, क्या बनेगा? नाद। कितने हो गए मित्रों? 6। कितने हो गए? 6। फिर याद रखो गुरुजी, एक होता है अल्प प्राण, और अल्प प्राण है तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा गुरुजी? महाप्राण। क्या हो जाएगा गुरुजी? महाप्राण। फिर और क्या बच गए गुरुजी? फिर बच रहे हैं गुरुजी उदात। फिर बच गया गुरुजी अनुदात। अनुदात। और फिर बच गया गुरुजी कौन सा? स्वरित। स्वरित। कितने हो गए गुरुजी? हो गए गुरुजी 11। कितने हो गए? 11। एक बार गिन लो, 11 हो गए क्या? संख्या काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने हो गए मित्रों? 11 भाई यत्न। भाई यत्न कितने होते हैं मित्रों? 11 होते हैं। 11 के नाम हमारे पास आ गए। गुरुजी ये नाम आवश्यक थे क्या? बिल्कुल आवश्यक थे, नाम याद करना जरूरी है। बोलो गुरुजी हाँ, तो फिर बिल्कुल करेंगे। देखो मित्रों, इन 11 में से ये जो नीचे वाले 3 हैं, कौन कौन से? उदात, अनुदात और स्वरित। कौन कौन से मित्रों? उदात, अनुदात और स्वरित। इन तीनों को पतंजलि, क्या लिखा मित्रों पतंजलि ने? महाभाष्य। यानी पतंजलि महाभाष्य में इन तीनों को भाएं यत्न स्वीकार नहीं करते। क्या कहा मैंने? बताओ। किन तीनों को? उदात, अनुदात और स्वरित। इन तीनों को पतंजलि, कौन गुरुजी? पतंजलि, जिन्होंने क्या लिखा है? महाभाष्य लिखा है। और महाभाष्य में इन तीनों को ये यत्न स्वीकार नहीं करते। तो फिर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताओ महाभाष्य के अनुसार यत्न कितने होते हैं, कमेंट में बताइए मुझे कितने होते हैं। बताओ मित्रों, महाभाष्य के अनुसार यत्न कितने होते हैं? ऊपर वाले ने आपको भी दिया है, उसका प्रयोग करते हुए बताइएगा। बताइए मित्रों, महाभाष्य के अनुसार यत्न कितने होते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। हाँ साथियों बताइएगा। हाँ साथियों बताइएगा। महाभाष्य के अनुसार, महाभाष्य के अनुसार यानी पतंजलि ने महाभाष्य में कितने यत्न स्वीकार, भाई यत्न स्वीकार किए? पतंजलि ने किसने गुरुजी? पतंजलि ने। पतंजलि ने महाभाष्य में, पतंजलि ने महाभाष्य में कितने प्रयत्न स्वीकार किए? भाई यत्न स्वीकार किए? संतोष जी जा, हाँ बिल्कुल उत्तर आ गया मित्रों, बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा है मित्रों। हाँ बताइए। बिल्कुल संतोष जी बिल्कुल राइट आपका आंसर। स्वाति जी बिल्कुल राइट आपका। श्वेता जी बिल्कुल राइट। विक्की जी बिल्कुल राइट। बिल्कुल 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 सही ट्रिक पे हो आप मित्रों। कितने हैं? 8। कितने हैं मित्रों? 8। यानी उन्होंने 3 को स्वीकार नहीं किया। किन किन को? उदात, अनुदात और स्वरित को। तो फिर कितने बच गए गुरुजी? 8। अर्थात पतंजलि ने महाभाष्य में 8 भाइये यत्न बताए हैं। कितने बताए हैं? कितने बताए? 8। कितने बताए? 8। अब कौन कौन से यत्न नहीं है पतंजलि के अनुसार? उदात, अनुदात और स्वरित। इन तीनों को ये यत्न स्वीकार नहीं करते। कौन नहीं करते गुरुजी? पतंजलि। बोलो गुरुजी। चलिए हाँ पूनम जी बिल्कुल आपका भी आंसर बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आइए देखिएगा मित्रों,
जैसा कि हमने जाना सामान्य रूप से बाह्य यत्न कितने हुए? 11 हुए गुरुजी, लेकिन पतंजलि के अनुसार कितने हुए? 8 हुए। सुनिएगा मित्रों, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं सुनिएगा। जैसा कि मैंने बताया था, एक वर्ण के, सभी बताइएगा कमेंट में, एक वर्ण के, हाँ मेघराज जी बिल्कुल आपका उत्तर सही है, रेखा जी बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अब मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना मित्रों, और किसका सही उत्तर आता है जानना चाह रहा हूं मैं। बताइए, एक वर्ण का, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वापस सुनिएगा, एक वर्ण का चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, एक वर्ण का आभ्यंतर यत्न कितने होंगे? एक वर्ण के आभ्यंतर यत्न कितने होंगे? बताइएगा ऑप्शन में, बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। एक वर्ण के आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो? बताइए मित्रों, पहली पंक्ति यही लिखाई थी मित्रों मैंने, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, एक वर्ण के आभ्यंतर यत्न एक ही होगा। कितने होंगे? एक ही। जैसे कोई भी वर्ण ले लिया, अ का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? लौकिक दशा में क्या होगा? लौकिक दशा में संवृत्त, और प्रक्रिया दिशा में क्या होगा? विवृत। ये एक वर्ण ऐसे हैं, अवर्ण, जिसके 2 बाह्य यत्न होते हैं, लेकिन उसके लिए भी दशा निर्धारित की। लेकिन जैसे इसके अलावा कोई भी वर्ण ले लिया, ई का बाह्य आभ्यंतर यत्न क्या होगा? विवृत होगा। जैसे आपको दे दिया क का क्या होगा? स्पृष्ट होगा। जैसे आपको दे दिया न का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? स्पृष्ट होगा। जैसे ये दे दिया, ये का क्या होगा बताओ गुरुजी? ये सद स्पृष्ट होगा। बोलो हाँ। यानी एक वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, एक वर्ण का आभ्यंतर यत्न एक। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल एक। अब नेक्स्ट बात सुनिएगा, सुनिएगा अब इधर देखिएगा मित्रों, व्यंजनों व्यंजनों से संबंधित, व्यंजनों से संबंधित, व्यंजनों से संबंधित बाह्य यत्न, व्यंजनों से संबंधित बाह्य, व्यंजनों से संबंधित बाह्य यत्न 8 होते हैं। 8 होते हैं। क्या लिखा मित्रों? देखिएगा एक बार, मैंने लिखा है व्यंजनों से संबंधित बाह्य यत्न 8 होते हैं। किनसे संबंधित? व्यंजनों से संबंधित बाह्य यत्न कितने होते हैं मित्र? 8 होते हैं मित्रों। 8 कौन कौन से होते हैं? प्रारंभ के 8। प्रारंभ के 8 कौन कौन से हैं बताओ गुरुजी? 2 शब्द याद करवाए थे, बताओ। अश्वी, घोषणा। अश्वी से क्या निकलेगा बताओ? पहला हो जाएगा, देखिएगा मित्रों, पहला हो जाएगा प्रारंभ के 8। 8 देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, देखिएगा। पहला है अघोष। पहला कौन सा है? अघोष, श्वास और विवार। ये 3 हो गए। बोलो गुरुजी हाँ। फिर 3 कौन से थे? घोष, संवार, नाद। कितने हो गए गुरुजी? 6। और फिर 2 कौन से बच गए? एक बच गया गुरुजी अल्प प्राण। क्या आ गया गुरुजी? अल्प प्राण। फिर और कौन सा बच गया गुरुजी? महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण। ये 8, ये किनसे संबंधित हैं? व्यंजनों से। मतलब पूरे व्यंजनों के बाह्य यत्न कितने होते हैं? 8 होते हैं मित्रों। कितने होते हैं? 8। यानी सभी व्यंजनों के बाह्य यत्न पूछे जाए तो कितने? 8। लेकिन मित्रों आगे की बात सुनिएगा, जो काम की है, महत्वपूर्ण है साथियों, देखिएगा क्या है आगे की बात। दूसरी बात सुनिएगा। दूसरी बात है कि एक व्यंजन वर्ण के, एक व्यंजन वर्ण के, एक व्यंजन वर्ण के, एक व्यंजन वर्ण के 4 बाह्य यत्न होते हैं। 4 बाह्य यत्न होते हैं। क्या लिखा मित्रों मैंने? देखिएगा एक बार,
एक व्यंजन वर्ण के 4 भाई यत्न होते हैं दोस्तों, 4। कितने होते हैं साथियों? 4। एक व्यंजन वर्ण के कितने वर्णों के? एक व्यंजन वर्ण के कितने होंगे मित्रों? 4 होंगे, 4। लेकिन पूरे व्यंजन वर्णों के कितने हैं? 8 हैं मित्रों, 8। कितने हैं मित्रों? 8। पूरे व्यंजन वर्णों के तो मित्रों 8 हैं, 8। लेकिन एक व्यंजन वर्ण के कितने होंगे दोस्तों? कितने होंगे? 4 होंगे मित्रों, 4। आइए साथियों जानते हैं वो कैसे 4 होंगे। इसी बात को हमें पढ़ना है, इसी बात को हमें समझना है। आइए मेरे मित्रों, आइए साथियों जानते हैं एक वर्ण के 4 कैसे होंगे। ये जानने के लिए मित्रों हमें पूरे वर्णों को जानना पड़ेगा। किस वर्ण का भाई यत्न कौन सा होगा, ये हम जानेंगे, तभी एक वर्ण के हम 4 निकाल पाएंगे। यानी पूरी वर्णमाला को पहले हमें, जितने भी वर्णमाला में व्यंजन हैं, उन सभी व्यंजनों को हमें पहले विभाजित करना होगा। बोलो गुरुजी हाँ, वही काम करने जा रहे हैं। आइए इधर, जैसा कि मैंने आपको बताया है साथियों, पहले 2 खंड इसके करने हैं। पहला खंड लीजिएगा, मैंने कहा था आपको 2 शब्द याद रखने हैं। एक याद रखना है अश्वी। क्या याद रखना है गुरुजी? अश्वी। बिल्कुल गुरुजी, एक याद रह गया हमें। क्या याद रह गया? अश्वी। पहला शब्द क्या याद करवाया था गुरुजी? मैंने अश्वी याद करवाया था सर। आपने क्या याद करवाया था? अश्वी। यानी पहला शब्द हमारा ये आ गया, अश्वी। बिल्कुल गुरुजी आ गया। क्या आ गया हमारा पहला शब्द? अश्वी आ गया मित्रों, अश्वी। फिर दूसरा शब्द याद करो, बताओ बंधुओं, क्या बताया था मैंने? घोषणा। दूसरा शब्द क्या बताया था मित्रों? मैंने घोषणा बताया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने घोषणा भी हमें बताया था, हमें याद है अच्छे से। फिर आगे हम बढ़ेंगे मित्रों, देखिएगा, समझिएगा इनको। इनको समझने की आप चिंता कीजिएगा मेरे मित्रों, इनको आप समझने की चिंता कीजिएगा मित्रों। देखिएगा मित्रों, इनको आप समझिएगा, इनको आप समझने की चिंता कीजिएगा मित्रों। देखिएगा मित्रों, इनको मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा मित्रों, समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों इनको। आइए इन्हें हम जानते हैं कैसे होंगे ये। पहली बात मैंने कहा आपको अश्वी, और दूसरा शब्द आपको रखना है याद, घोषणा। बोलो गुरुजी हाँ। तो पहले इन तीनों से जो 3 निकले हैं, उन तीनों को आप निकाल लीजिएगा। ऐसे क्या निकाला था गुरुजी हमने? ऐसे क्या निकाला था मित्रों आपने? बताइए मुझे, ऐसे कौन कौन से निकले थे 3? पहले उन तीनों को जान लीजिएगा। गुरुजी हमने ऐसे निकाले थे। किससे? ऐसे। ऐसे निकाला था गुरुजी पहला हमने, आगोश। क्या निकाला था गुरुजी? आगोश। दूसरा क्या निकाला था मित्रों? श्वास। फिर तीसरा कौन सा निकाला था मित्रों? विवार। कौन सा? विवार। ये 3 हमने निकाले थे मित्रों। बिल्कुल गुरुजी यही निकाले थे। फिर बताओ इससे 3 कौन कौन से निकाले थे? इससे 3 निकाले थे मित्रों हमने। एक तो निकाला था घोष, दूसरा निकाला था गुरुजी संवार, और तीसरा निकाला था गुरुजी हमने नाद। क्या निकाला था? नाद। बिल्कुल गुरुजी यही निकाला था है। आइए तीसरा कौन सा था गुरुजी? नाद। कितने हो गए गुरुजी? 6। अब इनको समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथियों। आइए जानते हैं इनको। देखो मित्रों, जो वर्ण आगोश होगा, क्या कहा मैंने? बताओ। जो वर्ण क्या हो? आगोश। क्या हो मित्रों? आगोश। मतलब जो वर्ण आगोश होगा वो श्वास भी होगा और वो विवार भी होगा। मतलब ये हुआ कि एक वर्ण कम से कम 3 यत्न तो उसके होंगे ही होंगे। मतलब ये 3 का जोड़ा तो साथ में चलेगा ही है। ये जोड़ा है गुरुजी, जोड़ा तो 2 का होता है। हाँ मित्रों, दैनिक जीवन में हमारे जोड़ा 2 का ही अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ यत्नों में 3 का जोड़ा लेके चलेंगे। बोलो गुरुजी हाँ। कितने का? 3 का मित्रों, 3 का। आइए मित्रों, मैं कह रहा हूं कि जो वर्ण आगोश होगा,
जो वर्ण अघोष होगा वो श्वास भी होगा, विवार भी होगा, लेकिन जो वर्ण अघोष होगा वो घोष संवार नाद नहीं होगा। मतलब जो अघोष हो गया ना वो घोष संवार नाद नहीं हो सकता। लेकिन मित्रों जैसे मैंने कह दिया नाद, मतलब जो वर्ण नाद हो गया वो संवार भी होगा, घोष भी होगा, लेकिन विवार श्वास अघोष नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या मित्रों? हाँ गुरुजी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आइए मित्रों जानते हैं इन बातों को। अब आपको मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं मेरे मित्रों, जानिएगा उस बात को भी। देखो याद करना मित्रों, आराम से याद होंगे आप, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये मैंने कुछ लिखा है गुरुजी, क्या लिखा है देखिएगा मित्रों। मैंने लिखा है यहां पर, क्या लिखा है मित्रों? हमने लिखा है यहां अश्वी, और आप जानते हो ना गुरुजी अश्व, अश्व का मतलब क्या होता है गुरुजी? घोड़ा होता है गुरुजी, घोड़ा। क्या होता है गुरुजी? घोड़ा होता है। बोलो गुरुजी हाँ। गुरुजी अश्वी मीन्स घोड़ा होता है, और जीवन में एक बार बैठने का मौका सभी को मिलता है घोड़े पे। बोलो ना गुरुजी हाँ, बिल्कुल बैठते हैं गुरुजी। जो एक बार घोड़े पे बैठ जाए, बोलो ना हाँ, सभी के मौका आता है। बिल्कुल विक्रम सिंह, सभी के मौका आएगा। किस पर बैठने का? घोड़े पर बैठने का गुरुजी, घोड़े पर बैठने का एक बार मौका मिलता है। किस पर? घोड़े पर बैठने का एक बार मौका मिलता है गुरुजी, एक बार मिलता है ना? बोलो हाँ ना। एक बार किस पे बैठने का मौका मिलता है? घोड़े पर बैठने का मौका मिलता है। बिल्कुल गुरुजी, एक बार घोड़े पर बैठने का मौका मिलता है, और हम बड़े चाव से, बड़े शौक से, मन में लड्डू खिलखिलाते हुए बैठते हैं। बिल्कुल गुरुजी बैठते हैं। घोड़े पे बैठते हैं ना गुरुजी, उसी दिन खुशी होती है। जो व्यक्ति एक बार घोड़े पे बैठ जाता है ना, फिर उसे जीवन भर बन के रहता है। क्या कहा मित्रों? इधर देखिएगा, जो एक बार घोड़े पे बैठ जाता है ना मित्रों, किस पे बैठ जाता है? घोड़े पर। किस पे? घोड़े पर। फिर घोड़े पे बैठने के बाद जीवन भर के बनकर रहना पड़ता है गुरुजी उसको खर। एक बार जो क्या बन जाए, किस पे बैठ जाए गुरुजी? घोड़े पर। फिर वो क्या बन जाता है गुरुजी? खर बन जाता है, खर। एक बार जो घोड़े पे बैठ गया मित्रों, फिर जीवन भर बन के क्या पढ़ना पड़ता है उसको? खर बनना पड़ता है गुरुजी। खर मीन्स क्या होता है? खर मीन्स आप जानते हो मेरे मित्रों, जानते हो ना साथी? अरे बोलिए साथियों, जानते हैं ना? खर का मीन्स होता है गदा गुरुजी, गदा। हाँ यही मैं बताना चाह रहा हूं मित्रों। जो एक बार क्या बन जाए, क्या किस पे बैठ जाए? घोड़े पर बैठ जाए। किस पर बैठ जाए? घोड़े पर। हाँ बिल्कुल स्वाति जी, एक बार जो बैठ गया, किस पर बैठ गया? घोड़े पर। फिर उसे जीवन भर क्या बन के रहना पड़ता है? गदा गुरुजी, गदा। क्या गुरुजी? गदा। अपना काम हो गया गुरुजी। यही बात मुझे आपको समझानी थी कि जो एक बार किस पर बैठ गया? घोड़े पर। जीवन भर क्या बनना पड़ेगा? गधा। फिर देखो गुरुजी, आगे सुनो मेरे मित्रों, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मजा आ रहा है ना? बिल्कुल 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 सर आ रहा है। आगे सुनो मेरे मित्रों, देखो जो घोड़े पर बैठ गया, बोलो गुरुजी हाँ, वो क्या बन गया? गधा। और जो नहीं बैठे, बोलो ना गुरुजी हाँ, जो नहीं बैठे, कौन? घोड़े पे गुरुजी, घोड़े पे। जो नहीं बैठे वो इसको देख करके क्या करेंगे? क्या करेंगे? घोषणा करेंगे, खुश होएंगे। बोलो ना गुरुजी हाँ। मतलब जो घोड़े पे बैठ गया वो तो क्या बन गया? खर। और जो घोड़े पे नहीं बैठे वो देख रहे हैं कि इसकी हालत क्या है, तो फिर वो दूर से मजे लेते हुए क्या बोलेंगे? क्या करेंगे? हंसेंगे गुरुजी, हंसेंगे। बोलो ना हाँ। मतलब जो घोड़े पे बैठ गया वो तो हो गया खर, और जो नहीं बैठे वो तो बड़े चाव से घोषणा करेंगे। कैसे? हंसते हुए गुरुजी, हंसते हुए। कैसे गुरुजी? हंसते हुए। कैसे गुरुजी? हंसते हुए। हाँ संतोष जी, यस बिल्कुल बिल्कुल। जो
गधे पे घोड़े पे बैठ गया क्या हो गया कर, और जो घोड़े पे नहीं बैठेगा वो कैसा होगा, हंसेगा गुरुजी हंसेगा। क्या करेगा, हंसेगा। घोड़े पे बैठने के बाद ही हंसी गायब होती है मित्रों, जब तक घोड़े पे नहीं बैठे तब तक हंसी गायब नहीं होती है। मस्त मस्त है मस्त कुंवारा, हर मस्ती में है ध्वस्त कुंवारा। मतलब जब तक कुंवारा व्यक्ति है तब तक आनंद में है। हाँ बिल्कुल काजल, बिल्कुल। मतलब हंसेगा व्यक्ति तभी तक है जब तक किस पे नहीं बैठे, घोड़े पर। घोड़े पे बैठ गया तो क्या हो जाएगा, खर। और जो घोड़े पे नहीं बैठेगा वो क्या करेगा गुरुजी, हंसेगा। क्या करेगा, हंसेगा। आइए मित्रों, मेरा काम हो गया, इसी में ही आपके वर्ण छिपे हुए हैं। देखिएगा मित्र, यहां पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है, खर। अब बताओ मुझे खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। प्रत्याहार पढ़ाए गुरुजी मैंने, हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ाए हैं सर। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। चरतु संधि पढ़ी थी क्या, अरे चरतु संधि में पढ़ा होगा आपने, खरीच। क्या पढ़ा था, खरीच। खरीच पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर। खरीच में कौन कौन से वर्ण आए थे वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मित्रों कमेंट में। खरीच में खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए थे, बताओ मित्रों बताओ। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण थे, खर प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण से वर्ण थे गुरुजी, थे वर्ग के। वर्ग के कौन कौन से गुरुजी, पहले दूसरे, पहले दूसरे और तीनों स। तीनों स, तीनों क्या थे, स थे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए थे, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए थे, पहले वर्ग के, पहले दूसरे तीनों स। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। कौन कौन से, पहले दूसरे और तीनों स। किस में आ गए थे गुरुजी, किस में आ गए थे, इधर देखिएगा वापस। कौन कौन से वर्ण आए इसमें, वर्ग के, वर्ग के, वर्ग के। कौन कौन से वर्ण मित्रों, वर्ग के, वर्ग के पहले, वर्ग के पहले दूसरे और तीनों स। तीनों स ये किस में आए थे, खर में आए थे। बोलो गुरुजी हाँ। अब पहले कौन से होते हैं जानते ना, क च ट त प, ये पहले। दूसरे ख च ट त फ, ये कौन से होते हैं, दूसरे। अतार्थ कौन कौन से आ गए गुरुजी इसमें, देखिएगा कौन कौन से आ गए मित्रों इसमें, कौन कौन से आ गए मित्रों इसमें, देखिएगा सभी बोलिएगा कौन कौन से आ गए, पहले दूसरे तीनों स। किस में आ जाएंगे, खर में। अब देखो मित्रों क्या क्या हो गया, मतलब आपसे पूछा जाए पहला वर्ण कौन सा है, क, बताओ क के बाएं यत्न कौन कौन से, तो आपका जवाब होना चाहिए अगो श्वास विवार। कौन कौन से गुरुजी, अगो श्वास विवार। कौन कौन से गुरुजी, अगो श्वास विवार। बात समझ में आ रही क्या, बोलो हाँ ना। इस क के तीन बाएं यत्न कौन कौन से हैं, बताओ मित्रों बताओ, कौन कौन से हैं। बिल्कुल गुरुजी ये तीन लो, कौन कौन से हैं, ये तीन लो। कह के कौन कौन से, अगो श्वास विवार, तीनों हो जाएंगे ना, श्वास, ये तीनों हैं। जैसे आपसे पूछे कि बताओ स के बाएं यत्न कौन कौन से हैं, अगो श्वास विवार, तीन तीन हो गए, बिल्कुल हो गए गुरुजी। फिर आगे देखो विसर्ग लग रहा है ना, बोलो गुरुजी हाँ। तो एक क्या हो जाएगा गुरुजी, एक क्या हो जाएगा मित्रों बताओ, विसर्ग हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा मित्रों, विसर्ग। एक क्या हो जाएगा मित्रों, विसर्ग। विसर्ग भी किसका होगा बताइएगा, विसर्ग भी क्या होगा, विसर्ग के बाएं यत्न भी कौन कौन से होंगे मित्रों, अगो श्वास विवार, तीनों हो जाएंगे, बिल्कुल हाँ। जो घोड़े पे नहीं बैठा वो क्या कर रहा है, हस। हस भी एक प्रत्याहार है मित्रों, और हस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, जो घोड़े पे बैठ गए। कितने बैठ गए घोड़े पे, 13। व्यंजन कितने होते हैं, 33। कितने बच गए, 20। 20 किस पे आ जाएंगे, 20 हंसेंगे, 13 गधे बनेंगे। बोलो गुरुजी हाँ, जो घोड़े पे बैठ गए वो तो बन गए थे, बोलो हाँ। चलिए आइए मित्रों जानते हैं मित्रों कौन कौन से 20 बचे हुए हैं, उन 20 को भी हम जान लेते हैं। वो 20 कौन कौन से हैं मित्रों,
देखो 20 कौन कौन से हैं? अब बचे हैं वर्ग के, वर्ग के, वर्ग के, तीसरे, चौथे, पांचवे। और क्या बच रहे हैं गुरुजी? य, व, र और ल, यही बचे गुरुजी। बिल्कुल हाँ, यहां विसर्ग से ले लिया था, विसर्ग यहां बिंदी दिख रही, यहां ले लो। क्या ले लो गुरुजी? अनुस्वार। क्या ले लो गुरुजी? अनुस्वार। क्या ले लो गुरुजी? अनुस्वार ले लिया गुरुजी, अनुस्वार। क्या ले लिया गुरुजी? अनुस्वार ले लिया हमने। क्या ले लिया गुरुजी? अनुस्वार। बोलो हाँ, क्या ले लिया? अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? इस चिन्ह को कहते हैं गुरुजी। बोलो हाँ। अब पूछे बताओ अनुस्वार के बाएं यत्न कौन कौन से हैं? तो गो, संवार, नाद। बताओ वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ग के बाएं यत्न कौन से हैं? गो, संवार, नाद। बोलो हाँ। मतलब ये याद रखना मित्रों, जो घोड़े पे बैठ गया वो घोषणा नहीं कर सकता, और जो घोषणा करेगा वो घोड़े पे नहीं बैठेगा। मतलब जो घोड़े पे नहीं बैठा होगा ना, वही घोषणा कर सकता है, वही जोर जोर से बोल सकता है। और जो घोड़े पे बैठ गया ना, वो बोल नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है। क्या कर सकता है? सुन सकता है। बोलो गुरुजी हाँ। अब देखो ये 33 वर्ण हो गए, विसर्ग यहां आ गया, अनुस्वार यहां आ गया। बोलो गुरुजी हाँ। अब आगे की बात मैं समझा रहा हूं, आगे आप सुनिए। ये 3 हो गए, प्रत्येक वर्ण के 3 बाह्य यत्न हो गए। बात समझ में आ रही क्या? जैसे मैंने लिखा बताओ, है के 3 बाह्य यत्न कौन कौन से हो गए? देखो है के 3, इसमें है भी आएगा मित्रों, है छोड़ दिया मैंने। देखो इसमें है भी आएगा, देखिएगा 5, 10, 15 और 5, 20, 20 बचे थे ना, 20 ये हो गए। अब सुनो, अब पूछे बताओ है के बाएं यत्न कौन कौन से? तो 3 होंगे गुरुजी, गो, संवार, नाद। बिल्कुल गुरुजी, ये बात हमारे समझ में आ गई। आगे बढ़ो आप, तो आगे बताओ हमें और जो बच गए। तो देखो मित्रों, अब क्या बच रहा है? एक बच रहा है मित्रों, अल्प प्राण। क्या बच रहा है? अल्प प्राण। दूसरा क्या बच रहा है गुरुजी? महाप्राण। दूसरा क्या बच रहा है? महाप्राण। अब देखो गुरुजी, ये तो छोटी मोटी बात है गुरुजी, वर्णों को बोल के देख लेंगे। अल्प प्राण कौन होता है, महाप्राण कौन होता है? जिनमें प्राण वायु की आवश्यकता कम हो उसे अल्प प्राण कहेंगे, और जिसमें प्राण वायु की आवश्यकता ज्यादा हो उन्हें महाप्राण कहेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? अल्प प्राण कौन कौन से होंगे? जैसे मैंने आपको पढ़ाए थे, स्पर्श वर्ण वहां बताए था, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। बिल्कुल गुरुजी, वर्ग के। कौन से गुरुजी? वर्ग के। कौन कौन से? पहले, तीसरे, पांचवे वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण। और कौन होते हैं गुरुजी? य, व, र और ल। ये कितने हो गए गुरुजी? 19 वर्ण। इन 19 वर्णों को हम क्या कहते हैं गुरुजी? अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? अल्प प्राण। अब जो बच गए वो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। कौन कौन से बच गए गुरुजी? देखो वर्ग के, वर्ग के कौन से? दूसरे, चौथे, और क्या बचा है? स, और ह। ये 10 और 14 वर्ण कितने होंगे? क्या होंगे? महाप्राण। अब देखो इधर, वर्ग का 5वां वर्ण होता है म से ले लिया जाएगा यहाँ क्या? अनुस्वार। यानी अनुस्वार का बाएं बाएं यत्न क्या होगा? अल्प प्राण। और है के बराबर कौन होता है? विसर्ग। तो विसर्ग किस में आ जाएगा? महाप्राण में। किस में आ जाएगा गुरुजी? महाप्राण में। किस में आ जाएगा? महाप्राण में। तो मेरे हिसाब से मित्रों ये बातें आपको याद हो गई होगी कि नहीं हुई? अभी इसमें यम वर्ण भी बचे हुए हैं, यम वर्णों को भी चाहे तो हम लिख सकते हैं, पर इतने याद हो जाएंगे काफी है। ये बात पल्ले पड़ गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी पड़ गए हमारे। हाँ हाँ कुलदीप जी, बिल्कुल वो पंक्ति भी लिखाऊंगा आप जो बोल रहे हो, पर यहाँ समझना आवश्यक था हमारे लिए, इसलिए मैंने समझा दिया। अब मैं आपको एक एक पंक्ति के माध्यम से इन पूरी बातों को बताना चाहता हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा मित्रों, देखिएगा, क्योंकि जो एक पंक्ति है उस एक पंक्ति में क्या नहीं आ रहे? विसर्ग नहीं आ रहे, अनुस्वार नहीं आ रहे। कौन नहीं आ रहे? विसर्ग अनुस्वार। सिर्फ उसमें 33 वर्णों का वर्णन होगा एक एक पंक्तियों में।
अब यहां पर जैसे पहला दूसरा आया ना, तो यहां पर हम ले सकते हैं वर्ग के पहले दूसरे यम। पहले दूसरे यम क्या कहलाएंगे? अघोष श्वास विवार कहलाएंगे मित्रों। क्या कहलाएंगे? अघोष श्वास विवार। क्या कहलाएंगे? अघोष श्वास विवार। फिर कौन से बच गए गुरुजी? कौन से बच गए? तीसरे चौथे, तीसरे और चौथे यम। तीसरा और चौथा वर्ण का जो यम है वो क्या कहलाएगा गुरुजी? घोषणा में आएगा, घोष संवार नाद में आएगा। अब कौन कौन से बच गए गुरुजी? 1 और 3 इसमें आ जाएंगे। वर्ग का 1 और 3 वाला यम किस में आएगा? किस में आ जाएगा? अल्प प्राण में। और वर्ग के कौन कौन से बच गए? दूसरे और चौथे किस में आ जाएंगे? महाप्राण में। ये क्या है? यम वर्ण। यम जाना था ना हमने। वर्ग का पहला दूसरा क ख ग घ। वर्ण का द्वित्व, उसके आगे पंचम वर्ण हो तो दूसरा वर्ण, डबल वर्ण का दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? यम। तो यहाँ पहला दूसरा यानी क और ख यम होगा, तो फिर उनका बाएं यत्न कौन से होंगे? अघोष श्वास विवार। और तीसरे चौथे यानी ग और घ के बाएं यत्न क्या होंगे? घोष संवार नाद। क्या होंगे मित्रों? घोष संवार नाद। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। और 1 और 3 के जो बाएं यत्न क्या होगा? अल्प प्राण। और 2 4 का क्या होगा गुरुजी? महाप्राण। बिल्कुल गुरुजी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। आइए एक एक पंक्तियां भी मैं आपको लिखा देता हूं। जैसे कि देखो क्या है, देखिएगा एक पंक्ति में हम जानते हैं खरो। ये खर प्रत्यार है ना गुरुजी। अभी मैंने बताया था ना, जो खर का मीन्स क्या होता है? गधा। बोलो हाँ। कौन बनाता गधा? जो घोड़े पर बैठ गया, जो घोड़े पर बैठ गया। अब घोड़े पर 3 निकले थे ना, घोड़े से कौन कौन निकले थे बताओ मित्रों? विवार श्वास अघोष। क्या बन जाएगा? विवारा, विवारा श्वासा, श्वासा विवारा श्वासा अघोषाश्च, अघोषाश्च, अघोषाश्च। मतलब खर का मतलब क्या हुआ? पहला दूसरा तीनों से क्या क्या होंगे? विवार श्वास और अघोष। फिर दूसरी पंक्ति हमारे पास प्राप्त होती है मित्रों, कौन सी होती है? देखो उसी बात को लिख रहे हैं हम। हासो, हासो। क्या क्या बच गए बताओ गुरुजी? घोषणा में क्या निकलेगा? घोषणा में 3 है ना, कौन कौन से हैं गुरुजी? संवार नाद घोषाश्च। क्या? संवार, संवार नाद घोषाश्च, घोषाश्च। क्या हो जाएगा? संवार नाद घोषाश्च। ये दोनों पंक्तियों से भी काम हो रहा है मित्रों। इन दोनों पंक्तियों से भी क्या हो रहा है? काम। जैसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, संवारा नादा घोषाश्च। संवारा बहुवचन में लिखेंगे तो उचित रहेगा बंधु, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। बोलो हाँ। तो बहुवचन में लिखते हैं पूरी बातों को। पूरी बातें बहुवचन में क्या होगी? संवारा। देखो बहुवचन में लिखेंगे, मतलब अभी एक वचन में लिखा था, हमें उन्हें किस में लिखेंगे? बहुवचन में। किस में लिखेंगे मित्रों? बहुवचन में। बहुवचन में देखो संवारा, देखो मित्रों संवारा नादा घोषाश्च, घोषाश्च। वही बात लिखी है जो बातें हमने उधर जान ली है। मतलब जो हस प्रत्यार के वर्ण हैं उनके कौन कौन से होंगे? संवार नाद और घोष। जान लिया। अब तीसरी पंक्ति हमारे पास आती है, उन्हीं में से तीसरी पंक्ति क्या आती है? देखो वर्गाणाम, 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 वर्गाणाम प्रथम तृतीय, तृतीय वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचाणाम। क्या है गुरुजी? वर्गाणाम वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचमा यणाश्च। पंचमा तृतीय पंचमा यणश्च, यणश्च, यणश्च। वर्गाणाम प्रथमा तृतीय पंच, 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 पंचा, पंचायणाश्च, यणाश्च अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। यानी वर्गों के
पहले, तृतीय और पंचम वर्णों को क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और यण वर्णों को क्या कहते हैं? अल्प प्राण। देख लीजिएगा वापस क्या क्या है, कौन कौन से हैं? वर्गाणाम तृतीय पंचमा, 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 ये अशुद्ध लिखा मित्रों से करते हैं। पंचमा, 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 तृतीय, पंचमा, पंचमा, यणश्च अल्प प्राण। अब चौथी पंक्ति क्या देखिएगा, चौथी पंक्ति क्या बची है? कौन कौन से बच गए? वर्गाणाम, वर्गाणाम द्वितीय, द्वितीय और चतुर्थ, चतुर्थः। कौन कौन से बचे गुरुजी? द्वितीय और चौथे। बोलो गुरुजी। हाँ, कौन कौन से बच गए? द्वितीय और चौथे। और कौन से बच गए? द्वितीय, चतुर्थौ, शलश्च महाप्राण। द्वितीय, चतुर्थौ, द्वितीय, चतुर्थौ और शलश्च, शलश्च, शलश्च महाप्राण, महाप्राण। चाहे तो वो पूरी सारणी याद कर लीजिएगा, चाहे ये 4 पंक्तियां, पर उस सारणी में सभी वर्ण आ गए। इसमें सिर्फ 33 वर्णों की बात हो रही है, उसमें अयोगवा भी आ गए मित्रों। सारणी में क्या आ गए? अयोगवा। या तो सारणी याद कर लीजिएगा या ये 4 पंक्तियां याद रख लीजिएगा। पर खर में अघोष विश्वास है, एक खर में अघोष विश्वास है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने तो इस ट्रिक से क्या, मैंने तो आपको शादी वाला उदाहरण देकर के पढ़ाया हो, आप कभी भूल ही नहीं सकते। उस स्तर से आपने याद कर लिया तो देखो कुलदीप जी, मैंने यहाँ बताया था, जो घोड़े पे बैठ गया वो क्या बन जाएगा? गधा। और जो घोड़े पे नहीं बैठा वो जीवन भर क्या करेगा? इस गधे को देख करके हंसेगा। बोलो गुरुजी। हाँ, ये भी अपनी ट्रिकी है, ये भी अपनी क्या है? ट्रिकी है। और इस ट्रिक को आप कभी नहीं भूलोगे मित्रों। हाँ साथियों, देखिएगा आगे। ये पूरे वर्णों को हमने जान लिया। बोलो गुरुजी। हाँ, जान लिया। आइए अब मैं निष्कर्ष की ओर चलता हूं कि इसका क्या मतलब है। देखिएगा अब मैंने जैसा कि आपको बताया, एक वर्ण के, एक व्यंजन वर्ण के कितने बाएं यत्न होते हैं? एक व्यंजन वर्ण के कितने बाएं यत्न होते हैं? कमेंट में लिखकर बताओ मित्रों। 4। कितने होते हैं? 4। लेकिन मित्रों इनसे संबंधित प्रश्नों की बात करूंगा मैं आपसे, इनसे संबंधित प्रश्नों की बात करूंगा अगली क्लास में। कब करूंगा मित्रों? अगली क्लास में। और अगली क्लास मेरी रहेगी मंगलवार को मित्रों। कब रहेगी? मंगलवार को, यानी 2 दिन मुझे किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए मित्रों मैं आपको मिलूंगा। कब मिलूंगा? मंगलवार को। कितनी बजे? 6 बजे। तब तक के लिए सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जितना हो सके जितना अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। आप मेरे साथ जुड़े, इसलिए सभी मित्रों का बहुत बहुत